नमस्कार। सुजस के खास कार्यक्रम 41 जिले 41 खबरों में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं रीजा। इस खास कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं प्रदेश के सभी जिलों की खबरें जो सीधा रखती हैं आपसे सरोकार। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राशन की दुकानों पर अन्नपूर्णा भंडार खोलेगी भजनलाल सरकार। आमजन को उचित दाम पर मिलेगा रोजमर्रा का सामान। भूजल मंत्री श्री कन्हैयालाल चौधरी ने की पेयजल परियोजनाओं की समीक्षा, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए भजनलाल सरकार की शानदार पहल, 9 से 14 साल की लड़कियों को लगाए जाएंगे निःशुल्क टीके। बानसूर में 10 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी 12 सड़कें। भजनलाल सरकार के फैसले से आमजन में खुशी की लहर। चलिए बात करते हैं खबरों पर विस्तार से। भूजल विभाग के मंत्री श्री कन्हैयालाल चौधरी ने धौलपुर में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की। इस दौरान उन्होंने जिले में चल रही पेयजल परियोजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि सभी काम तय समय में पूरे किए जाएं और गुणवत्ता से कोई समझौता ना हो। मंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि हर व्यक्ति को साफ, सुरक्षित और बिना रुकावट के पानी मिले। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह समय पर और अच्छी गुणवत्ता के साथ पूरी हो। आज धौलपुर प्रवास के दौरान हमारे जितनी भी पानी संबंधी जो समस्याएं थी, विशेषकर जल जीवन मिशन के तहत, चाहे OTMP का काम हो, चाहे प्रोजेक्ट के काम हो, इसके साथ साथ अमृत 2 के साथ जो भी काम चल रहे हैं, किस पोजीशन पे काम चल रहे हैं, कि आज समीक्षा बैठक की है। सभी हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे सभी विधायक, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे कलेक्टर साहब और सब मिलके आज इस पे किए, जिसमें हमने सबसे जो भी समस्या है उसका समाधान करने के लिए हमारे PHD के सभी अधिकारियों को डायरेक्शन दिया है। आने वाले समय के अंदर हमारे जितने प्रोजेक्ट हैं उनके हम वर्क ऑर्डर देने जा रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी के कहने से जो योजना है मार्च 2024 को बंद हो गई थी, उस योजना को वापस दोबारा चालू किया, इसको बढ़ा के मार्च 2028 तक बढ़ाया। अब आने वाले समय के अंदर राजस्थान के लिए मील का पत्थर साबित होगी। विशेषकर धौलपुर के अंदर चाहे चंबल लिफ्ट का काम हो, काली तीर का काम हो, या जो भी काम है, वो सारी योजनाएं आगे बढ़ाने की वजह से कंप्लीट समय पर पूरी होगी और इसका बेनिफिट धौलपुर की जनता को मिलेगा। भजनलाल सरकार ने फिर से अन्नपूर्णा भंडार योजना शुरू करने का फैसला किया है। इस बार इसे जनता की जरूरतों को ध्यान में रखकर नया रूप दिया गया है। सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों पर अन्नपूर्णा भंडार खोलने जा रही है। इसके तहत भरतपुर संभाग में कुल 500 अन्नपूर्णा भंडार बनाए जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी की बजट घोषणा वर्ष 2025-26 के अनुसार राजस्थान में कुल 5000 उचित मूल्य दुकानों पर अन्नपूर्णा भंडार खोले जाने हैं। इसके लिए तहत जिले में प्रथम चरण के तहत दुकानों का चिन्हीकरण किया गया है, जहां अन्नपूर्णा भंडार खोले जाएंगे। जिले में कुल 429 उचित मूल्य की दुकानें कार्यरत हैं, उसमें से 68 दुकानें हमने चिन्हित की है। उन 68 चिन्हित दुकानों में से 22 दुकानों पर प्रथम चरण में अन्नपूर्णा भंडार खोले जा रहे हैं। विभाग के निर्देश है कि प्रथम चरण की जो समस्त अन्नपूर्णा भंडार की दुकानें वो 30 जून तक खोली जानी है। इसके लिए राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के माध्यम से उन दुकानों का पंजीयन किया जा रहा है। शीघ्र ही उनका पंजीयन करवाकर अन्नपूर्णा भंडार विभाग के निर्देशों के अनुसार यथासंगत हम शुरू करवा देंगे, जिसमें उपभोक्ताओं को उचित कीमत पर जो दैनिक वस्तु हैं वो उचित कीमत पर मिल सकेंगी। राजस्थान सरकार ने सर्वाइकल कैंसर से बेटियों को बचाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार ने 9 से 14 साल की लड़कियों को निःशुल्क HPV का टीका लगाने का फैसला किया है। इस टीके का उद्देश्य बेटियों को समय रहते कैंसर से बचाना और उनका स्वास्थ्य सुरक्षित रखना है। पहले चरण में करीब 56 लाख लड़कियों को 2 डोज में यह टीका दिया जाएगा। बाजार में इस टीके की कीमत करीब 2,500 से 3,000 रुपए प्रति डोज होती है, लेकिन अब इसे सरकार निःशुल्क लगाएगी। ये बहुत ही अच्छा प्रयास है और ये 9 साल से 14 साल की बच्चियों में वैक्सीन लगेगी, जिसकी 2 डोज है और जो कि निःशुल्क लगेगी। और प्राइवेट इसकी 2500 से 3000 तक की प्राइस है और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगाना चाहिए और बहुत ही अनुकरणीय प्रयास है राजस्थान सरकार का।
राजस्थान सरकार एक योजना लेके आई है जिसका नाम HPV वैक्सीनेशन है। इसमें 9 से 14 साल तक के बच्चों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए वैक्सीन लगाई जाएगी। उसकी 2 डोज दी जाएगी। इसकी कीमत वैक्सीन की बाजार में 2500 से 3000 रुपये तक की है, लेकिन राजस्थान सरकार इसको निःशुल्क लगा रही है, जिससे महिलाओं को जो सर्वाइकल कैंसर है बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो उसको रोकने के लिए लगाई जा रही है। तो राजस्थान सरकार ने ये जो पहल की है बेटियों के लिए बहुत अच्छी पहल की है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और भूजल विभाग के मंत्री श्री कन्हैयालाल चौधरी ने अधिकारियों से कहा कि पेयजल परियोजनाओं को तेजी से और अच्छी गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा किया जाए ताकि लोगों को साफ पानी मिल सके। उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से सुझाव लिए और अधिकारियों को लगातार निगरानी करके पेयजल समस्या का स्थायी हल निकालने के निर्देश दिए। जिस तरह से जो काम मार्च 2024 से पहले हमारे जो हो जाने चाहिए थे, उसके लिए आज हमारी सरकार ने, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जल जीवन मिशन जो मार्च 2024 को ख़त्म हो गया था, दोबारा रिक्वेस्ट करके निवेदन किया देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से। उन्होंने तय किया है कि इसको मार्च 2028 तक बढ़ाने का जो काम किया, अभी हमें परमिशन मिली है महीने भर पहले। उसके अंदर जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनके हमने सबके टेंडर लगा दिए। आने वाले 15 जून से पहले सबके वर्क ऑर्डर देंगे। चंबल लिफ्ट का जो काम चल रहा था फर्स्ट फेज के, वो भी हम काम के वर्क ऑर्डर चालू कर दिए। सेकंड के जो हमारे भरतपुर के 4 विधानसभा और अलवर के पूरे ज़िले की जितना भी पानी था उसके लिए भी हमने टेंडर कोड कर लिए। 15 जून तक उनको लेंगे। आने वाले 2 साल के अंदर हम भरतपुर के किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में जितनी पानी की आवश्यकता पूरी पूर्ति करेंगे। और हमने किसी भी जनप्रतिनिधि को जितने जो मांगे, जितने इन्होंने ट्यूबवेल्स मांगे, जितने हैंडपम्प्स मांगे, टैंकर के लिए हमारे पास कोई कमी नहीं है। जितनी जहाँ डिमांड है वो लगाए, हमने इनको पूरी छूट दे रखी है। जो भी जनप्रतिनिधि या जहाँ डिमांड होती है 100% पूरे टैंकर लगा रहे हैं। उद्योग व व्यापार विभाग ने निवेश और रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए शुक्रवार को 1 दिन की कार्यशाला आयोजित की। यह कार्यक्रम जिला प्रशासन और जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र भरतपुर के सहयोग से हुआ। इस कार्यशाला में उद्यमियों और निवेशकों को 8 महत्वपूर्ण योजनाओं और नीतियों के बारे में जानकारी दी गई, जो निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देती है। जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने बताया कि भरतपुर और डीग जिले में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार और जिला प्रशासन मिलकर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। यह निवेश के प्रस्तावों की नियमित जांच कर रहे हैं और उन्हें अलग अलग वर्गों में बांटकर विभिन्न विभागों के जरिए सहायता दी जा रही है। माननीय राजस्थान सरकार ने जो राइजिंग राजस्थान आपने देखा जो पूरे राज्य में हुआ था और भरतपुर में भी हुआ था, माननीय CM साहब भी आए थे, तो उसी को लेकर के जो हमारे लोगों ने, इन्वेस्टर्स ने MOUs किए हैं, उनको ज़मीन पर ग्राउंड बेस पर फलीभूत करने के लिए, उनको ईज़ ऑफ डूइंग में लाने के लिए कि किसी प्रकार को उनको हर्डल्स ना हो, उनको ज़मीनें मिलें, उनको इंसेंटिव्स मिलें, बैंक से लोन मिले और प्राइमरी स्तर पर जो भी उनकी समस्याएं हैं वो सारी उनको मिलें। इस प्रकार राज्य सरकार ने 8 स्कीमों का, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने CM साहब के सरोकार से 8 स्कीमों का लॉन्च किया है। तो उनको जाने के लिए हर ज़िले में एक वर्कशॉप का आयोजन हो रहा है। एक इसके लिए हमने यहाँ किया है जिला प्रशासन माननीय कलेक्टर साहब के अंडर गाइडेंस में, और आज 23 तारीख को भरतपुर का डे था। तो आज इसमें हमने सभी एंटरप्रेन्योर्स को, CA हैं, कंसल्टेंट्स हैं, एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं दोनों ज़िलों से, और विभिन्न स्कीम्स हैं जैसे हमारी ODUP पॉलिसी है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, क्लस्टर डेवलपमेंट है, RIPS 2024 है, लॉजिस्टिक पॉलिसी है, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी है और अपने क्लस्टर डेवलपमेंट पॉलिसी है। ये सारी पॉलिसियों को एक PPT के माध्यम से और उनकी क्वेरीज को भी, जो हमारे उद्यमियों की समस्या हैं उनके साथ में प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल जो दिक्कतें आती हैं उनको कैसे दूर किया जा सकता है, क्या उनमें, उसके लिए आज एक सेमिनार, एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। वो ऐसी कार्यशाला और ऐसी वर्कशॉप लगती रहनी चाहिए जिससे हमारे उद्योगों को, उद्योगपतियों को ये अवेयरनेस होती रहे कि क्या क्या सरकार क्या क्या हमारे लिए सुविधा लेके आई है। आज हमारे DIC के द्वारा ये आयोजन किया गया है कार्यशाला का, तो इसमें सबको ये पता लगा है कि हम क्या क्या इन्वेस्टमेंट करके क्या क्या सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपके पास कोई लैंड है और आप लैंड परचेज करते हो तो उसका 8 साल तक आप पेमेंट दे सकते हो 9%, 8% की ब्याज पर। तो कोई भी उद्योग लगाने के लिए सबसे पहले लैंड की ज़रूरत पड़ती है, और लैंड सबसे कॉस्टली होती है, तो आदमी के पास पैसा नहीं रहता तो वो उद्योग लगाने की सोच नहीं पाता। तो सरकार की योजना का मैं बहुत अच्छे तरह से आभार व्यक्त करता हूँ। GM साहब, CM गुप्ता जी द्वारा जो कार्यशाला राज्य सरकार के सहयोग से आयोजित की गई है, निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम है, और हम ये चाहते हैं कि जो भी पॉलिसी सरकार द्वारा चलाई गई हैं इनका सीधा फ़ायदा व्यापारी वर्ग को और
सबको उनका फ़ायदा मिले। रूप से आज जो उद्योग विभाग द्वारा भरतपुर और डीग जिले की कार्यशाला आयोजित की गई है, इससे न केवल गवर्नमेंट ने जो सब्सिडी के और अन्य व्यवसायियों को प्रोत्साहन स्कीम्स जो लागू की हैं उनके बारे में पता चलेगा। और आज के कार्यक्रम में भरतपुर के डीआईसी के जीएम सीएम गुप्ता जी द्वारा जो भरसक प्रयास करके इतनी विशाल कार्यशाला यहाँ की है, उससे सभी व्यापारी लाभान्वित होंगे। भूजल मंत्री श्री कन्हैयालाल चौधरी सीकर के दौरे पर रहे और जिले के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी व भूजल विभाग की समीक्षा की। उन्होंने जल जीवन मिशन और गर्मी के मौसम में पेयजल सुविधाओं को लेकर अधिकारियों से बातचीत की। बैठक में जिला कलेक्टर श्री मुकुल शर्मा, विधायक श्री गोवर्धन वर्मा और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। विधायक श्री देवी सिंह शेखावत की मांग पर भजनलाल सरकार ने बानसूर विधानसभा में 12 सड़कों के निर्माण की मंजूरी दी है। इन सड़कों की कुल लंबाई 23 किलोमीटर है और इन पर 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इनमें रामपुर से लेकड़ी तक सड़क बनाने की भी मंजूरी मिली है, जो कई सालों से लोगों की मांग थी। इस फैसले से इलाके के लोग खुश हैं और विधायक का धन्यवाद कर रहे हैं। सरकार द्वारा बजट घोषणा 2025-26 में प्रति विधानसभा 10 करोड़ की लागत से मिसिंग लिंक व नॉन पैचेबल सड़कों के निर्माण की घोषणा की गई थी, जिसमें 20 मई को हमारे यहाँ पर 12 सड़कें जिनकी लंबाई लगभग 25 किलोमीटर है, इसमें 12 सड़कों की 10 करोड़ की लागत से ये सड़कें बनाई जाएंगी, जिसमें 3 मिसिंग लिंक सड़कें, वो 9 नॉन पैचेबल सड़कें जो पूर्व में क्षतिग्रस्त है, का निर्माण किया जाएगा। सड़कों से कितने लोगों को फायदा होगा जो गाँव में आज अभाव चल रहा है सड़कों के वजह? इनसे लगभग, जैसे एरिया की मैं बात करूं तो रामपुर एरिया में रामपुर से लेकड़ी जो सड़क बनाई जाएगी, उससे रामपुर, कल्याणपुरा से मुकंदपुरा, बामनवास, हमीरपुर, नारायणपुर, जोधपुरा, बहुत सारे इलाकों में सड़कें बनाई जाएंगी, जिससे लोगों को बहुत लाभ मिलेगा, यातायात के वाहनों का सुगम रूप से जा सके। भजनलाल सरकार ने राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। अब शाहपुरा के उपजिला अस्पताल में मरीजों को ओपीडी की पर्ची बनाने के लिए लंबी लाइनों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत अस्पताल में क्यूआर कोड से पंजीकरण की सुविधा शुरू की गई है। मरीज अपने मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन कर आभा हेल्थ ऐप की मदद से खुद ही पर्ची बना सकेंगे और सीधे डॉक्टर को दिखा सकेंगे। इस नई व्यवस्था का निरीक्षण अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर विनोद योगी ने किया। उन्होंने कर्मचारियों को समझाया कि इस नई तकनीक का कैसे फायदा लेना है। डॉक्टर योगी ने बताया कि यह सुविधा मरीजों का समय बचाएगी और इलाज की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाएगी। राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन ने राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण बजट घोषणा है, जिसका मुख्य लक्ष्य यही है कि राजस्थान के जो सभी नागरिक हैं उनको उनका इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड के माध्यम से उनको बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में हमें आभा या पेटीएम दोनों ऐप है, आप दोनों ऐप से इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। आभा और पेटीएम आप ऐप डाउनलोड करें। डाउनलोड करके आप हमारे हॉस्पिटल में जगह जगह पे क्यूआर कोड लगे हुए हैं, उनको स्कैन करें। स्कैन करने के बाद में आपको एक टोकन नंबर मिल जाएगा। टोकन नंबर आप जाके काउंटर पे वो नंबर बता दीजिए और उससे आपकी पर्ची कट जाएगी और उसी क्यूआर कोड के माध्यम से आपकी जांच भी हो जाएगी। इसके बाद में आप जो आभा ऐप है उसमें आपका रिकॉर्ड जैसे जैसे जहां पे आप जांच करवाएंगे वो रिकॉर्ड उसमें इकट्ठा होता जाएगा। भविष्य में कभी उस रिकॉर्ड की आपको मिलान या डॉक्टर उसकी जानकारी लेना चाहे तो उसके बारे में आप आभा ऐप के माध्यम से वो पुराना जो रिकॉर्ड है, पुरानी जो जांचें हैं वो आभा के माध्यम से आप उसमें देख सकते हैं। डॉक्टर पुराने और नए रिकॉर्ड को देखकर एक अच्छा निर्णय ले सकता है, बेटर निर्णय ले सकता है कि मुझे मरीज किस तरह से इलाज करना है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक श्री सुधीर जोशी ने कार्यक्रम की तैयारियों का निरीक्षण किया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। यह दौरा गांव भोपाल सागर में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम के लिए प्रस्तावित है। इसी को लेकर एसपी श्री सुधीर जोशी ने सभा स्थल महाराणा प्रताप सर्कल, हेलीपैड और पार्किंग स्थल का जायजा लिया। प्रताप सर्कल पर जैसा भी आप देख रहे हैं, महाराणा प्रताप और मां पन्नाधाई और मां पन्नाधाई के साथ चंदन और उदय सिंह की भी मूर्तियां हैं और राणा पूजा की जो मूर्ति है, जो महाराणा प्रताप जी के साथ जिन्होंने सिकंदा लगाकर
और स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया। उनकी मूर्तियों का यहाँ लोकार्पण का आयोजन है, विशाल आयोजन है, जिसमें हमारे राजस्थान सरकार के राज्य के सम्माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लोकार्पण किया जाएगा। यहाँ जनसभा आयोजित होगी और मूर्तियों का लोकार्पण होगा। उस संबंध में जोर शोरों से यहाँ के स्थानीय विधायक और स्थानीय सरपंच और प्रधान मिलकर कार्यक्रम को अंतिम रूप दे रहे हैं, जिसमें यहाँ सभा स्थल का माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन पर जो चौपर उतरेगा हेलीकॉप्टर, उसकी जगह का कहाँ पार्किंग होगी, किस तरह से व्यवस्था होगी, इस व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए, अच्छा आयोजन करवाने के लिए पूर्व में भी हमारे एडिशनल एसपी साहब हेडक्वार्टर श्रीमती सरिता सिंह जी ने भी यहाँ दौरा किया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बजट में भरतपुर जिले को कई सौगातें दी हैं। इनमें से कुछ योजनाओं पर जल्द ही काम शुरू होने वाला है। मुख्यमंत्री ने काली की बगीची से आरबीएम अस्पताल तक फ्लाईओवर बनाने की घोषणा की थी। इस फ्लाईओवर के लिए 194 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल चुकी है, टेंडर भी हो चुका है और अब जल्द ही काम शुरू करने का आदेश जारी किया जाएगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि भरतपुर जैसे छोटे कस्बे में फ्लाईओवर बनेगा। ये सब इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि मुख्यमंत्री खुद भरतपुर के रहने वाले हैं। काली बगीची चौराहा से आरबीएम हॉस्पिटल तक फ्लाईओवर का निर्माण कराया जाएगा। ये मुख्यमंत्री घोषणा में ले रखा है और इसके बनने से पब्लिक को बहुत राहत मिलेगी। ये 4 लेन में निर्माण कराया जाएगा और इसकी चौड़ाई 17.2 मीटर रहेगी। इसकी स्वीकृति 194.70 करोड़ रुपए की स्वीकृति है और इसके बनने से पब्लिक को बहुत राहत मिलेगी। और इसका जो क्या है, एक उतार जो क्या है मानसिंह सर्किल पे दिया गया है, जो मानसिंह सर्किल से अछनेरा रोड की तरफ जाएगा, वो 2 लेन होगा 8.5 मीटर की चौड़ाई में। इस तरह से कुल फ्लाईओवर की लंबाई 1915 मीटर 4 लेन और 418.50 मीटर ये 2 लेन में निर्माण होगा। इस फ्लाईओवर के बनने से सबसे प्रथम बात तो ये कि दुर्घटनाएं नहीं होंगी, कम हो जाएंगी। जो आए दिन दुर्घटनाएं होती है ना, लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। फ्लाईओवर बनने से आम नागरिक के लिए फ़ायदा ये होगा कि दुर्घटनाएं नहीं होंगी, आसानी से बिना टाइम पास किए, बिना जाम लगे वो अपनी यात्रा कर सकता है। मुख्यमंत्री भरतपुर के लाडले श्री भजनलाल शर्मा जी मुख्यमंत्री बने हैं, उनका भरतपुर के विकास के प्रति विशेष ध्यान है। भरतपुर अब तक ऐसा लगता था, गांव जैसा लगता था। उन्होंने इसकी सूरत बदलने के लिए जो मुहिम चालू करी है, उसी के अंतर्गत भरतपुर में 2 फ्लाईओवर उन्होंने सैंक्शन किए हैं और जिनका काम शीघ्र शुरू होने वाला है। एक तो जैसा आपने बताया काली की बगीची से लेके और ये आरबीएम हॉस्पिटल तक जो बनेगा, तो ये भरतपुर के विकास में अहम योगदान देगा। भरतपुर में जो ट्रैफिक का दबाव बढ़ता जा रहा है, जो यातायात की समस्या है कि जाम लगने की या यातायात का प्रॉपर वो नहीं है तरीका चलने का, तो उसके लिए फ्लाईओवर का बहुत अच्छा रहेगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की योजनाओं से लोग लाभ उठा रहे हैं और जहां भी कोई समस्या आ रही है उसका तुरंत समाधान किया जा रहा है। ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर की सिफारिश पर सांगोद क्षेत्र की सड़कों को बेहतर बनाने के लिए 1 करोड़ 30 लाख रुपए से ज्यादा की राशि मंजूर की गई है। लोग लंबे समय से इन सड़कों की खराब हालात से परेशान थे। लोग लंबे समय से इन सड़कों की खराब हालत से परेशान थे। अब सरकार ने उनकी परेशानी समझते हुए जल्द ही इन सड़कों को ठीक करने के लिए बजट जारी कर दिया है। विश्व पर्यावरण दिवस के तहत चल रहे पखवाड़े की गतिविधियों में प्लास्टिक प्रदूषण खत्म करने के विषय पर एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। यह रैली अजमेर मंडल कार्यालय के पास GLO ग्राउंड से शुरू हुई। इस रैली में कई अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। अजमेर स्टेशन पर भी एक रैली आयोजित हुई, जिसमें स्टेशन मैनेजर श्री अवधेश कुमार, उप मुख्य टिकट निरीक्षक श्री नवाब जोसफ, स्टेशन स्टाफ और कूली शामिल हुए। रेलवे अस्पताल अजमेर में भी मुख्य चिकित्सा अधीक्षक श्री अरुण कुमार के नेतृत्व में रैली हुई, जिसमें अस्पताल का स्टाफ शामिल रहा। इस तरह पूरे अजमेर मंडल में प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए जागरूकता फैलाई गई। प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए स्काउट गाइड द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। यह कार्यक्रम स्काउट गाइड
गाइड ग्रुप शिविर के दौरान हुई। इसमें बच्चों ने रैली, प्रतियोगिताओं और जागरूकता से जुड़ी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। यह शिविर जिला मुख्यालय पर राज्य भारत स्काउट और गाइड के अंतर्गत DLED स्काउट गाइड ग्रुप द्वारा आयोजित किया गया। शिविर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के मौके पर कई रचनात्मक और शैक्षणिक कार्यक्रम किए गए। राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग की ओर से अस्पतालों में सुविधाएं ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के तहत जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग भी तैयारियों में जुटा है। गर्मी के मौसम में लू और हीट वेव से बचाव के लिए मंडरायल के उपजिला अस्पताल की तैयारियों का अचानक निरीक्षण मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जयंती लाल मीणा ने किया। उन्होंने हीट वेव से बचाव के लिए बनाए गए विशेष वार्ड में बड़े कूलर और AC लगाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर मीणा ने अस्पताल में भर्ती मरीजों से मिलकर इलाज और सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। जिला कलेक्टर श्री अवधेश मीणा ने कहा कि स्कूलों में बच्चों की नियमित पढ़ाई हो और सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हों, इसके लिए मिलकर काम किया जाए ताकि अच्छे परिणाम मिल सकें। यह बात उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट परिसर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में हुई शिक्षा विभाग की बैठक में कही। जिला कलेक्टर ने स्कूल भवनों की सुरक्षा, साफ सफाई, खासकर छतों की सफाई पर जोर दिया ताकि किसी भी तरह की परेशानी से पहले ही बचाव हो सके। जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की मासिक बैठक जिला कलेक्टर श्री अवधेश मीणा की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में हुई। इस बैठक में जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इस वित्तीय वर्ष के तय किए गए सभी लक्ष्यों को जल्द पूरा करें और जो काम अभी भी चल रहे हैं उन्हें तय समय में पूरा कराएं। उन्होंने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को पेयजल से जुड़ी योजनाओं पर लगातार निगरानी रखने और उन्हें समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता ने विभाग की गतिविधियों और प्रगति की विस्तृत जानकारी दी। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में विकास कार्यों को नई रफ्तार मिल रही है। बजट में की गई घोषणाएं अब निम्बाहेड़ा क्षेत्र में जमीन पर दिखने लगी हैं। निम्बाहेड़ा में सार्वजनिक निर्माण विभाग के तहत लगभग 45 करोड़ रुपए की लागत से सड़क और पुल बनाने के काम की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। PWD के अधिशासी अभियंता श्री नमो नारायण राय ने बताया कि क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए की नॉन पैचेबल सड़कें और 10 करोड़ रुपए की मिसिंग लिंक सड़कें बनाई जाएंगी। इसके लिए निविदाएं मंगाई जा चुकी हैं और बाकी प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अंतर्गत 25-26 के अंतर्गत मिसलिंग की रोड है, नॉन पैचेबल, और एक सिकरी हनुमान जी के रोड पे सबमर्सिबल ब्रिज का काम होने वाला है, जिससे आम जनता को राहत मिलेगी। ये अभी टेंडर प्रक्रिया में है। टेंडर प्रक्रिया होते ही काम चालू हो जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा की अगुवाई में राज्य सरकार किसानों की भलाई के लिए लगातार अहम फैसले ले रही है। इसी के तहत अब किसानों को जंगली और आवारा पशुओं से फसल की सुरक्षा देने के लिए तारबंदी योजना में बड़ा बदलाव किया गया है। अब जिन किसानों के पास केवल 0.5 हेक्टेयर जमीन है, वे भी इस योजना का फायदा ले सकेंगे। सहायक कृषि अधिकारी प्रियंका कटारा ने बताया कि पहले यह योजना सिर्फ उन किसानों के लिए थी जिनके पास कम से कम 1.5 हेक्टेयर जमीन थी, लेकिन अब नए नियमों के अनुसार 0.5 हेक्टेयर जमीन वाले किसान भी अकेले या समूह में तारबंदी करवाकर सरकार से अनुदान ले सकते हैं। तारबंदी योजना एक बहुत ही अच्छी स्कीम है, अपने राज्य सरकार ने चला रखी है। उसमें जो आवारा पशु है, नीलगाय है, उनसे बचाने के लिए तारबंदी की स्कीम चलाई है, जिसमें लघु सीमांत कृषक और सामान्य कृषक दोनों को अलग अलग प्रकार का अनुदान अपने तय है इसमें। जैसे कि जो लघु सीमांत किसान होते हैं, मतलब जिसके 8 बीघे से कम ज़मीन है, उनको सरकार अधिकतम 48,000 रुपये का अनुदान देती है और उसमें प्रति किसान 400 रनिंग मीटर का अधिकतम अनुदान देती है। और जो सामान्य श्रेणी के किसान हैं, उनको 40,000 रुपये का अनुदान है। और तारबंदी के लिए जो अधिकतम ज़मीन चाहिए वो 0.5 हेक्टर, मतलब 2 बीघा ज़मीन आवश्यक है। और जिसमें किसान एक किसान नहीं करा पाता है, तो उसमें समूह में भी इसमें अनुदान का प्रावधान है। तो उसमें समूह में 2 या 3 किसान मिलके भी तारबंदी करवा सकते हैं, पर वो ज़मीन का क्राइटेरिया 0.5 हेक्टर 2 बीघा आवश्यक है। प्रदेश में बढ़ती गर्मी और हीट वेव को देखते हुए चिकित्सा विभाग ने बचाव के लिए जरूरी इंतजाम किए हैं। कपासन के उपजिला अस्पताल में लू और तेज गर्मी से पीड़ित मरीजों के लिए 10 बेड का एक अलग वार्ड बनाया गया है। इस वार्ड में ठंडा रखने के लिए AC और जंबो कूलर लगाए गए हैं। खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महेंद्र शर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार के निर्देश पर
अस्पताल में RRT बनाई गई है, जिसमें 4 स्वास्थ्यकर्मी 24 घंटे ड्यूटी पर रहेंगे। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में सभी स्वास्थ्य कर्मियों को सतर्क रहने और जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। जो निर्देश दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग हमने जो है पर्याप्त तैयारी हमारे ब्लॉक पर कर रखी है। इसके लिए हमने जो है सभी चिकित्सा संस्थानों पर लूताबाद से बचाव हेतु स्पेशल वार्ड बनाए हैं, जिसमें बेड सुरक्षित किए हैं, जिसमें उपजिला चिकित्सालय कपासन पर जो है 8 बेड रिजर्व है और PSC पर जो है 3-3 बेड हमने रिजर्व कर रखे हैं। इसके अलावा जो लूताबाद विशेष वार्ड है वहाँ पर जो है हमने आइस पैक्स, ORS और स्पेशल जो भी फ्लूइड्स उसकी पूरी व्यवस्था कर रखी है। सरकार के निर्देशानुसार हमने पर्याप्त फ्लूइड्स जो है मंगवा लिए हैं। किसी भी अनहोनी में या किसी भी दिक्कत में जो है हमारे पास पर्याप्त दवाइयाँ और फ्लूइड्स उपलब्ध है। इसके अलावा सभी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि आप जो है फील्ड में जाए और नरेगा साइड से वहाँ पर ORS के पैकेट्स और आवश्यक दवाइयाँ जो है उपलब्ध करवाए। इसके अलावा जो है हमने लूताबाद हेतु पर्याप्त उपकरण जैसे AC, कूलर और पंखे सभी की सब जगह पर्याप्त व्यवस्था है। उपजिला चिकित्सालय पर हमने जो है जंबो कूलर भी मंगाए हैं 3। इसके अलावा हमने जो है पानी पीने के पानी की सभी जगह पर्याप्त व्यवस्था की है और जो भी आवश्यक साधन है वो पूरे किए जा रहे हैं। आवश्यकता अनुसार हम और भी जो भी आवश्यक होंगे वो हम पूरे करेंगे। भजनलाल सरकार आम लोगों को बीमारियों से बचाने के लिए लगातार नए कार्यक्रम चला रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर विश्व उच्च रक्तचाप दिवस के मौके पर टॉक में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम राजकीय नर्सिंग कॉलेज और ANM ट्रेनिंग सेंटर द्वारा मिलकर किया गया। इसमें गैर संचारी रोग, खासतौर पर उच्च रक्तचाप को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए क्विज, स्लोगन और पेंटिंग प्रतियोगिताएं कराई गईं। इसका मकसद यह था कि छात्र छात्राएं इन गतिविधियों के जरिए समाज में लोगों को स्वास्थ्य और ब्लड प्रेशर से जुड़ी जरूरी जानकारी दे सकें और उन्हें इससे बचाव के तरीके समझा सकें। आहोर उपखंड क्षेत्र के गुड़ा इंद्रपुरा गांव से गोगरा तक सड़क निर्माण काम की शुरुआत वैदिक मंत्रों के साथ भूमि पूजन कर की गई। इस मौके पर विधायक श्री छगन सिंह राजपुरोहित, पंचायत समिति सदस्य श्री माधो सिंह नारवणा, PWD विभाग के अधिकारी और अन्य अतिथि मौजूद रहे। इस काम के लिए 2 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। विधायक ने कहा कि इस डामरीकरण सड़क के बन जाने से गुड़ा इंद्रपुरा से गोगरा तक आने जाने में लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। इसके अलावा आसपास के गांवों के किसानों को सुमेरपुर और तखतगढ़ की कृषि मंडियों तक अपनी फसल ले जाने में आसानी होगी। डीडवाना में जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की मासिक बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर श्री पुखराज सेन की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में जिले में चल रहे जल जीवन मिशन और जलापूर्ति से जुड़े कार्यों की समीक्षा की गई। जिला कलेक्टर श्री सेन ने बताया कि हर घर जल योजना के तहत घर घर पानी का कनेक्शन देना जरूरी है। उन्होंने परियोजनाओं की प्रगति, ग्राम जल समितियों की स्थिति और बाकी बचे गांवों में पेयजल कनेक्शन का काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। भारत सरकार द्वारा घोषित जनजातीय गौरव वर्ष 2025 के तहत 12 जिले में आदिवासी समुदाय के विकास और उन्हें जरूरी सुविधाएं पहुंचाने के लिए खास प्रयास किए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर श्री रोहिताश्व सिंह तोमर ने बताया कि 15 जून से 30 जून 2025 तक जिले में धरती आबा अभियान के तहत विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में एक ही जगह पर लोगों को आधार कार्ड, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, जाति प्रमाण पत्र और PM किसान योजना व जनधन खाता जैसी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। जनजाति गौरव वर्ष घोषित करा है और इसी के अंतर्गत 12 जिले में भी आदिवासी समुदाय के उत्थान एवं सेवा आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत सरकार ने अभियान शुरू किया है जिसका नाम है धरती आबा जनजाति गौरव अभियान, जिसमें कि 12 जिले के 277 गांव चिन्हित है और उसी में 15 जून से 23 जून तक विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों का जो आयोजन होगा कैंप मोड में होगा और इनका जो विशेष इनका मकसद है वो IC है। साथ ही साथ जो लाभ उनको मिलने चाहिए और जिनसे हमारे जनजातीय समुदाय के जो हमारे भाई बहन हैं वो वंचित रह गए, उनको सारे लाभ दिए जाएंगे, जैसे कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, PM किसान का आवेदन और सारी ऐसी सुविधाएं उनको दी जाएंगी।
साथ ही साथ उनको जो योजनाएं हैं उनके बारे में जानकारी दी जाएगी और साथ ही साथ धरती आबा अभियान में जो हमारे 21 तरीके के जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनसे उनको जो सुविधाएं मिलनी है उनके फॉर्म भी ले जाएंगे और उसमें उनका एनरोलमेंट ही किया जाएगा। उसी के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए स्थानीय विकास में भागीदारी बनाई जाएगी। मैं आपके माध्यम से सभी जिले वासियों से अपील करना चाहूँगा कि जो लोग इनमें चिन्हित हैं, जिनके गांव इस स्कीम में चिन्हित करे गए हैं, वो सभी इनमें आए और इन योजनाओं का लाभ उठाएं। भजनलाल सरकार ने जो बजट पेश किया था उसमें किसानों के लिए कई बड़े फैसले किए गए थे। इनमें गेहूं पर एमएसपी पर बोनस देने और पीएम किसान योजना की राशि से जुड़ी घोषणाएं शामिल थीं। इन फैसलों का असर अब जमीनी स्तर पर दिखने लगा है। बारां जिले की अटरू मंडी में 10 मार्च से अब तक 94,000 कट्टे गेहूं की खरीद हो चुकी है। इस साल एमएसपी पर हुई गेहूं की खरीद ने पिछले 4 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सरकार का मानना है कि यह संख्या 30 जून तक और बढ़ सकती है और यह दिखाता है कि किसानों को बजट में किए गए वादों का सीधा फायदा मिल रहा है। सर, यहाँ पे कांटा अपने 10 मार्च से शुरू हुआ था जो 30 जून तक रहेगा और अपने यहाँ पे लगभग आज की डेट देखी जाए तो 95,000 के लगभग बैग्स की तुलाई हो गई है और करीबन 500 से ऊपर जो फार्मर्स है उनको इनका भुगतान है जो कर भी दिया गया है और भुगतान 24 घंटे में किया जा रहा है और किसानों को लाभ मिल रहा है। इसलिए किसान ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं और डेली बेसिस पर 10 से 15 से किसानों का तुलाई हो जाती है कांटे पे। तो बाजार भाव से और इस भाव में कितना डिफरेंस है? बाजार भाव में और इसमें करीबन है 150-200 रुपये 300 रुपये तक भी रहता है कभी कभी और अप्रोक्स मतलब लगभग 150-200 तो चल ही रहा है। इस वजह से भी किसानों का रुझान सरकारी कांटे पे है और हमारा भी प्रयास रहता है सभी किसानों को समझाना, सही से समर्थन मूल्य की रेट दिलाना और इन चीज़ों के अवगत कराए कि हर बार आपको समर्थन मूल्य पे गेहूं तुलाओ, आपको लाभ सरकार देती है। राज्य सरकार की मंशा के अनुसार डूंगरपुर जिले के कलेक्टर श्री अंकित कुमार सिंह ने बटका फला गांव में रात्रि चौपाल रखी। इस चौपाल में गांव के लोगों ने सीधे कलेक्टर के सामने अपनी समस्याएं बताई। कलेक्टर ने उनकी बात ध्यान से सुनी और संबंधित अधिकारियों को इन समस्याओं को जल्दी हल करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने सरकार की चल रही योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को जानकारी दी। डूंगरपुर जिले के आसपुर में महिला सशक्तिकरण पर एक कार्यशाला हुई। इस कार्यक्रम का मकसद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और खुद की रक्षा के बारे में जागरूक करना था। यह कार्यक्रम जिला प्रशासन, पुलिस, चिकित्सा, शिक्षा, आजीविका और महिला अधिकारिता विभाग डूंगरपुर के साथ मिलकर आयोजित किया गया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर डूंगरपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने खेड़ा कछवासा ग्राम पंचायत में रालसा वन और बालिका वर्ष 2025 सृजन की सुरक्षा अभियान शुरू किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री मनोज मीणा थे। उन्होंने बताया कि प्रकृति को मां और महिलाओं को मातृ शक्ति माना जाता है, इसलिए इन दिनों के बीच जुड़ाव को समझते हुए यह अभियान शुरू किया गया है। यह खास परियोजना है जो राजस्थान के सभी जिलों की विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चुनी गई एक ग्राम पंचायत में लागू की जा रही है। इसका उद्देश्य वन और बालिकाओं की सुरक्षा को बढ़ावा देना है। राज्य सरकार की मंशा के अनुसार जिला कलेक्टर श्री नमित मेहता यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि सरकार की योजनाएं आम लोगों तक पहुंचे और उनकी समस्याओं का जल्द ही समाधान हो। इसके लिए वे इलाके का दौरा करते हैं और रात्रि चौपाल भी करते हैं। इसी कड़ी में जिला कलेक्टर झाड़ोल क्षेत्र गए। वहां उन्होंने सरकारी दफ्तरों और अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया। इसके बाद ग्राम पंचायत गौराणा में रात्रि चौपाल रखकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। आज गौराणा पंचायत झाड़ोल क्षेत्र के अंदर रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। सभी अधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, काफ़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित हुए। सभी ने अपनी जो भी समस्या या क्षेत्र की है वो बताई है। सभी समस्याओं पर जो त्वरित कार्रवाई हो सकती है उसको कराई जाएगी और ये कोशिश की जाएगी कि अगले 10 से 15 दिवस में नियम अनुसार उनका निस्तारण करें। आज गौराणा में रात्रि चौपाल के इस कार्यक्रम में हमारे उदयपुर जिले के कलेक्टर महोदय ने आज रात्रि चौपाल में जन सुनवाई करी और हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा की सरकार की यह मंशा है कि सभी बड़े अधिकारी लोग गांव स्तर पर जाएं और वहां की समस्याओं को सुने। आज इस संदर्भ में हमारी इस पंचायत समिति ग्राम पंचायत गौराणा में हमारे कलेक्टर साहब ने रात्रि चौपाल की बहुत अच्छे ढंग से यहाँ की समस्याओं को सुना और उन्होंने निर्देश किया कि आने वाले 15 दिन में जो भी यहाँ पर एप्लीकेशन आई उसका निस्तारण किया जाए। राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का भरपूर प्रचार प्रसार को लेकर उदयपुर की जिला कलेक्टर नमित जी मेहता, आप देख सकते हैं मेरे पीछे
रात्रि चौपाल कर रहे हैं और रात्रि चौपाल के साथ ही वो लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। और जिला कलेक्टर नमित मेहता ने यहाँ की ग्रामीणों की समस्या सुनी। यहाँ पे प्रमुख समस्या पेयजल को लेकर आई थी, जिसका हाथों हाथ निस्तारण किए। उसके अलावा रास्ता को लेकर भी यहाँ पे कुछ लोगों ने अपनी समस्या रखी। कहीं की राजस्थान सरकार की मंशा है, भजनलाल सरकार की मंशा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रशासन को अपने ग्राउंड लेवल पर भेजे और ग्राउंड लेवल पर भेज के लोगों की समस्या सुने। सुजित से मैं हूँ पवन लोहार। राज्य सरकार के निर्देश पर सभी स्वास्थ्य केंद्रों में लोगों की सुविधा के लिए अच्छे इंतजाम किए गए हैं। इसी के तहत सज्जनगढ़ तहसीलदार श्री हरीश सोनी ने क्षेत्र के कसारवाड़ी क्षेत्र का दौरा कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कसारवाड़ी का अचानक निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल के वार्ड, साफ सफाई, इलाज की सुविधाएं और डॉक्टरों की उपलब्धता का जायजा लिया। भजनलाल सरकार हर किसी को काम देने के लिए मनरेगा योजना के तहत गाँवों में काम करवा रही है। साथ ही काम की गुणवत्ता अच्छी हो, इसके लिए जिले के बड़े अधिकारी भी गाँव जाकर मनरेगा के कामों का निरीक्षण करते हैं। बांसवाड़ा के जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने कई ग्राम पंचायतों का दौरा कर मनरेगा और विकास के काम देखे। उन्होंने ग्रामीण विकास के कामों को देखकर उनकी गुणवत्ता की जांच की और संबंधित अधिकारियों को सुधार के लिए जरूरी निर्देश दिए। राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमा से लगे कुशलगढ़ के उपजिला अस्पताल में राज्य सरकार के निर्देश पर हीट वेव से बचाव के और साथ ही साथ मरीजों को बेहतर इलाज देने के लिए अच्छे इंतजाम किए गए हैं। पीएमओ डॉक्टर चिमनलाल मईड़ा ने बताया कि अस्पताल में हीट वेव से प्रभावित मरीजों के लिए 2 ठंडे वार्ड बनाए गए हैं। अगर कोई मरीज हीट वेव से बीमार होकर आता है तो उसे खास वार्ड में रखा जाता है ताकि उसे अच्छी चिकित्सा और राहत मिल सके। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री सुदर्शन सिंह तोमर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने कहा कि लू और तापघात के इलाज के लिए सभी दवाइयां अस्पतालों में उपलब्ध होनी चाहिए। साथ ही लोगों को इस बारे में सावधानी बरतने की जानकारी दी जाए। उन्होंने कहा कि मौसमी बीमारियों को लेकर खास ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर भीषण गर्मी और हीट वेव को देखते हुए लक्ष्मणगढ़ उपखंड प्रशासन सतर्क है। हीट वेव को ध्यान में रखते हुए लगातार उपखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया जा रहा है और जरूरी निर्देश दिए जा रहे हैं। उपखंड अधिकारी श्री मोहर सिंह मीणा ने नरोदड़ा गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुसार हीट वेव से बचाव के लिए अच्छे इंतजाम हैं। साथ ही निःशुल्क दवाइयां और साफ सफाई की व्यवस्था भी ठीक है। सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि मई और जून के महीने में तेज गर्मी को देखते हुए जितने भी स्वास्थ्य व्यवस्था के संस्थान हैं, पीएचसी, सीएचसी, जिला अस्पताल, उप जिला अस्पताल, सभी के रेगुलरली इंस्पेक्शन किए जाएं और ये सुनिश्चित किया जाए कि उनमें हीट वेव से रिलेटेड सारी दवाइयां हों, डॉक्टर्स टाइमली आ जाएं और समय पर उपलब्ध मिलें। इमरजेंसी व्यवस्था के नाम पर हमेशा डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी रहे और ORS का घोल ताज़ा तैयार किया हुआ रहे। 2 या 4 जैसा भी संस्थान की क्षमता है उस हिसाब से कुछ बेड हीट वेव के ग्रसित लोगों के लिए, मरीजों के लिए रिजर्व रखे जाएं। कूलर की और अल्टरनेट बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उसी के चलते आज PHC प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नरोदड़ा का इंस्पेक्शन किया गया, जिसमें सारी व्यवस्थाएं ठीक पाई गई। उनकी हीट वेव के हिसाब से उन्होंने एक बेड लगा करके और कूलर की व्यवस्था की हुई है, अल्टरनेट लाइट की व्यवस्था है उसमें। ORS का घोल भी तैयार मिला, डॉक्टर्स इंचार्ज वगैरह सब समय पर उपलब्ध मिले और दवाइयाँ उनके पास पर्याप्त हैं। 2 व्यक्ति जो आज OPD में आए थे उनसे फ़ोन पर बातचीत की गई, उनके द्वारा भी ये बताया गया कि डॉक्टर्स टाइम पर मिल गए थे और वो संतोषजनक सेवाएं उनके द्वारा दी गई। उदयपुर के पुलिस अधीक्षक श्री योगेश गोयल ने बताया कि केंद्र सरकार के हेल्पलाइन नंबर 1930 का असर अब साफ दिखने लगा है। अब साइबर अपराधों की शिकायतें एक ही पोर्टल समन्वय पर दर्ज हो रही हैं, जिससे पुलिस को केस समझने और जांच में मदद मिल रही है। इस पोर्टल के जरिए पूरे देश के मामलों की जानकारी मिलती है। बड़ी और महत्वपूर्ण कार्रवाई साइबर ठगी के क्षेत्र में की है। कुछ दिनों पूर्व स्थानीय पुलिस और DST के द्वारा एक बड़ा कॉल सेंटर पकड़ा था, जिसमें लगभग 50 लोगों को ठगी के नेटवर्क से जुड़ा होने के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। सीकर जिले के खंडेला कस्बे में शेखावटी की मीरा के नाम से मशहूर करमैती बाई का एक सुंदर स्मारक बनकर तैयार हो गया है। इस स्मारक का उद्घाटन 10 जून को धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री ओंकार सिंह लखावत करेंगे। इस स्मारक में करमैती बाई की मूर्ति ऊंट पर बैठी हुई है और दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र भी बनाए गए हैं। यहाँ करमैती बाई के जीवन की कहानी भी दिखाई गई है। स्मारक बनाने में जोधपुर से लाल पत्थर मंगाया गया और बांदीकुई से आए 11 कारीगरों ने इसे बनाया है। यह स्मारक करीब 1.25 करोड़ रुपए की लागत से बना है और 10 जून से आम लोगों के लिए खुल जाएगा। ये जो करमैती बाई का पैनोरमा है, इसमें बाउंड्री वॉल और उसमें कुछ रिपेयर वर्क था,
था उसको लगभग पूरा कर लिया है और आगामी समय में 10 तारीख को इसको आम जनता के लिए खोल देंगे। ये करमती बाई का भक्ति साहित्य में और भक्तमाल में बहुत बड़ा स्थान है। ये पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज जो अभी रेवासा पीठ के भी पीठाधीश्वर है और मलुक पीठ के पीठाधीश्वर है, उनके आदेश से और उनके कहने से उन्होंने हमको कहा था कि करमती बाई का यहाँ पर खंडेला के अंदर एक पैनोरमा बनना चाहिए, तो बना था और अभी वो रेवासा के पीठाधीश्वर भी हैं। हम चाहेंगे कि इसके बाद एक बड़ा कार्यक्रम भी यहाँ आयोजित करेंगे, पर इसको हम आगामी 10 तारीख को इसका शुभारंभ कर देंगे। SDO साहब उस कमेटी के चेयरमैन है यहाँ, जो हमारी उपखंड स्तरीय है, और हम मान के चलते हैं कि यहाँ के सब लोग मिल करके इसको चलाएंगे। नीमका थाना में अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री भागीरथ साख ने कई सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण किया। सबसे पहले उन्होंने जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग का भी निरीक्षण किया। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर चिकित्सा शिक्षा विभाग परीक्षा 2024 के लिए 8 विषयों के मॉडल जवाब आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं। मुख्य परीक्षा नियंत्रक श्री आशुतोष गुप्ता ने बताया कि यह परीक्षा 12 से 15 मई 2025 तक हुई थी। अगर किसी उम्मीदवार को इन मॉडल जवाबों पर कोई आपत्ति है तो वह 24 से 26 मई 2025 रात 12 बजे तक तय शुल्क देकर ऑनलाइन अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। इस संबंध में पूरी जानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। 34वीं जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में जिला कलेक्टर ने जल जीवन मिशन के तय किए गए काम समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अगर लक्ष्य पूरे नहीं हुए तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा। उन्होंने पेयजल की गुणवत्ता पर खास ध्यान देने को कहा और कहा कि गाँव और शहरों में पानी के नमूने ज्यादा लिए जाएं। जहाँ भी पानी की गुणवत्ता खराब मिले तुरंत सुधार किए जाएं। प्रदेश के सभी शहरों के बाजारों और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट बनाने की घोषणा भजनलाल सरकार ने बजट में की थी। इसी के मद्देनजर नगर परिषद डीग ने जानकारी दी है कि बायो पिंक टॉयलेट का काम अगले महीने तक पूरा हो जाएगा। यह टॉयलेट नगर परिषद के पीछे मुख्य बाजार में बनाया जा रहा है। इसकी लागत लगभग 20 लाख रुपए है। नगर परिषद डीग द्वारा महिलाओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बाजार क्षेत्र में पिंक टॉयलेट का निर्माण किया जा रहा है। पिंक टॉयलेट जो लगभग 20 लाख की लागत से निर्माण हो रहा है। इसके अंदर महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम, अलग अलग सीट, टॉयलेट्स और नहाने के लिए अलग से बाथरूम, सैनिटरी पैड मशीन, काफ़ी आधुनिक सुविधाओं से इसको बनाया जा रहा है और इसका जल्द ही निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, क्योंकि अभी वर्तमान में इसका रूफ लेवल तक कार्य हो चुका है और फिनिशिंग कार्य रह गया है। तो हमारी पूरी प्रायोरिटी है कि इसको जून के महीने में चालू कर देंगे और इसमें महिला स्टाफों को ही नियुक्त किया जाएगा। राजस्थान की लोक संस्कृति और पारंपरिक कलाओं को बचाने और बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका मकसद हमारी सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखना और लोक व जनजातीय कलाकारों को आगे बढ़ने का मौका देना है। इसी दिशा में उदयपुर के सिटी पैलेस में एक शानदार कला प्रदर्शनी लगाई गई। इसमें माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के बनफूल स्टूडियो से जुड़े आदिवासी कलाकारों की सुंदर कलाकृतियां दिखाई गईं। आदिवासी अंचल में प्रकृति से संबंधित भित्ति चित्र और मांडना कला जो है सदियों से चली आ रही है और विभाग ने इसका संवर्धन करने की चेष्टा के लिए ही बनफूल ट्राइबल आर्ट स्टूडियो की स्थापना की ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट उदयपुर में, और इसकी शुरुआत साल भर पहले हुई थी, जब कोटड़ा क्षेत्र की कुछ महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं जो अपने दैनिक जीवन में अपने जो है झोपड़ी में दीवारों पर ये मांडना कला बिखेरती थी, उसकी सुगंध फैलती थी, लेकिन उन्होंने कभी हाथ में जो है कभी पेंट ब्रश नहीं लिया था। तो हमने चेष्टा की प्रोजेक्ट फूलिका के माध्यम से AFD फ्रांस और मैटिस फ्रांस के साथ एक कोलैबोरेशन करके और पहली वर्कशॉप शुरू की। फिर माँबाड़ी केंद्रों में जो यूनिफॉर्म और उनकी स्टेशनरी थी वो ट्राइबल आर्टिस्ट के माध्यम से उनको रिवैम्प किया, जिससे बच्चों में पढ़ाई के प्रति थोड़ी
और अधिक इंटरेस्ट जागृत हो। रंग बिरंगी उनकी स्टेशनरी आप देखेंगे यहाँ पर एग्जिबिट की गई है। जब मैं गोकुंदा गई थी तब मैंने ट्रैवल गॉडेस का दर्शन किए थे, तभी वहाँ लाइव फोटोग्राफी में इनको कैप्चर किया। उसके बाद मैंने एज अ पेंटिंग उनको उतारा है। मैं कला संस्कृति में जितना भी क्षेत्र है ट्रैवल का, आदिवासी क्षेत्र जितना भी है हमारा, उसके अंदर जितनी भी कल्चर के से संबंधित जो भी चीज़ है, चाहे प्रकृति हो चाहे देवी देवता हो, उन सभी को हम संजोए रखना चाहते हैं और उसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि वो एक्सटेंड नहीं हो जाए। उदयपुर में मैं बिल पेंटिंग बनाता हूँ, जो मैं राजस्थान से पहला कलाकार हूँ जो इस पेंटिंग को मोरनी के पंख पे लेके आया हूँ। सरकार का सहयोग बहुत अच्छा है। मुझे विभिन्न जगह पर जाने का मौका मिल रहा है। जैसे मैंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ मैं नहीं गया हूँ। और सरकार ने मुझे आदि महोत्सव और जैसे बहुत सारे मेले होते हैं उनमें जाने का मुझे मौका दिया है। और मैं TRI से जुड़ा हूँ, TAD विभाग से जुड़ा हूँ और अन्य विभागों से भी जुड़ा हूँ। इससे लगातार मुझे काम मिल रहा है, उससे मेरा घर भी और रोजगार भी चलता है। मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसी तरह से हम हमारे आदिवासी भाइयों का, आदिवासी महिलाओं को सहयोग करें। जोधपुर संभाग के आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने गुरुवार को सिवाना उपखंड कार्यालय का दौरा किया। उन्होंने वहां चल रहे कामों की समीक्षा की और अधिकारियों कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर सिंह ने खासतौर पर जन सुनवाई, राजस्व मामलों के निपटारे, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, लंबित केस, कार्यालय की सफाई और व्यवस्थाओं की स्थिति देखी। उन्होंने रिकॉर्ड रखने के तरीके को भी ध्यान से देखा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जनता से जुड़े कामों को प्राथमिकता दी जाए ताकि लोगों को कोई परेशानी न हो। राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास विभाग की मगरा क्षेत्रीय विकास योजना की साल 2025-26 की वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी दे दी गई है। यह फैसला जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। बैठक जिला कलेक्टर कार्यालय में हुई, जिसमें बदनौर, रायपुर और भीम के प्रधानों और विधायक श्री शंकर सिंह रावत ने भी भाग लिया। बैठक में मगरा क्षेत्र में होने वाले विकास कार्यों की जानकारी दी गई। वजीरपुर उपखंड की मीना बड़ौदा गांव की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में गर्मियों की छुट्टियों के बावजूद कुछ शिक्षक पर्यावरण की सेवा में जुटे हुए हैं। शिक्षक श्री संजय शर्मा और श्री सुभाष मीणा रोज स्कूल आकर पेड़ पौधों को पानी दे रहे हैं। इतना ही नहीं, वे स्कूल परिसर में पक्षियों के लिए लगाए गए परिंडों में भी रोज पानी भरते हैं। उनकी देखभाल के कारण भीषण गर्मी में भी स्कूल के पेड़ पौधे हरे भरे नजर आ रहे हैं। शिक्षकों की इस पहल की लोग जमकर सराहना कर रहे हैं। जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक जिला परिषद सभागार में हुई। इस बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर श्रीमती निधि वीटी ने की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले के विकास के लिए योजनाबद्ध और सक्रिय तरीके से काम करें। उन्होंने खासतौर पर जल जीवन मिशन पर जोर देते हुए कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि हर गांव और ढाणी में समय पर साफ पानी पहुंचे। साथ ही जब पाइपलाइन बिछाई जाए और सड़कें टूटें तो उनकी मरम्मत भी जल्दी करवा ली जाए ताकि लोगों को परेशानी ना हो। जो मीटिंग हुई उसमें काफी सभी जो विभाग है जिले के, जो इम्पोर्टेंट विभाग है, जैसे गर्मी के दिन है तो उनके रिव्यू करा गया। जैसे JJM जैसी योजना है उसमें रिव्यू हुआ कि कहाँ वाटर कनेक्शंस में तो टेम्पररी के लिए अपन हैंडपम्प के अरेंजमेंट, कहाँ रिपेयर मेंटेनेंस, इस काम पे भी फोकस किया। PWD के जहाँ रोड की जरूरत है वहाँ काम कराए। बिजली, अभी गर्मी का सीजन है, 45 डिग्री क्रॉस करता है तो गर्मी के सीजन में रिव्यू करा कि कौन से ब्लॉक में, कौन से गाँव में इश्यूज आते हैं, इस पे भी रिव्यू हुआ। तो ओवरऑल और बाकी जो डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन की जरूरत है उसके लिए बात हुई। और आगामी 1 महीने के बाद मानसून की भी तैयारी जो है, तो मेडिकल विभाग से अभी भी समर में क्या तैयारी हो रही है और मानसून में जो बीमारी फैलेगी उसके लिए अपनी प्रिपेयर्डनेस क्या है, इसी काफ़ी हुए। काफ़ी मीटिंग में इस पे डिस्कशन हुआ। फिर रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज की जो अलग अलग योजनाएं, आवास योजना है, स्वच्छ भारत योजना है, PM स्वामित्व है, जो काफ़ी केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजना है, जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना है जिसमें अपन गाँवों को गरीबी फ्री करने वाले, इस पे भी काफ़ी लेंथ पे डिस्कशन होता है। इससे एक प्रतीत होता है कि ओवरऑल कोऑर्डिनेशन की मीटिंग और लोगों को जो सर्विस डिलीवरी है, लोकल फैसिलिटीज कैसे बेटर दे सकते थे, इसलिए मीटिंग हुई। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 को इस बार प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास थीम के तहत मनाया गया। इस मौके पर धौलपुर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में समाज सेवा शिविर के दौरान एक पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की गई। कार्यक्रम का संचालन प्रधानाचार्य अर्चना मिश्रा के निर्देशन में हुआ। व्याख्याता श्री भगवान सिंह मीना ने बताया कि हर साल 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है ताकि लोगों में प्रकृति और पर्यावरण की विविधता के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके। उन्होंने कहा कि पोस्टर प्रतियोगिता का मकसद आम लोगों को पर्यावरण की सुरक्षा और जैव विविधता को बचाने के लिए जागरूक करना है। मैं समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को जैव विविधता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज हमारे विद्यालय में
पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ का संदेश के साथ साथ में पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने के प्रति और जैव विविधता की रक्षा के प्रति कई ऐसी गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिससे बच्चे समाज में जाकर के, सोसाइटी में जाकर के और पर्यावरण संरक्षण की रोकथाम के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए एक अच्छी मुहिम करें। और हमारा प्रयास रहेगा कि आगामी समय में हम लोग गली गली मोहल्ले में जाकर के जन जागरूकता करें, लोगों को पर्यावरण संरक्षण का महत्व प्रदर्शित करें और पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करें। आज हमारे विद्यालय में जैव विविधता प्रतियोगिता आयोजित की गई थी हमारे सर और मैम की तरफ से, और इसमें हमें पेड़ों के संरक्षण के बारे में बताया गया और इसमें पोस्टर प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें पेड़ों को बचाएं और पशु पक्षियों पानी की बचाव के लिए कई तरीके बताए गए। और हमारा भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसमें जैव विविधता पाई जाती है। हमें ना जीव और प्राणियों की रक्षा करनी चाहिए, जिससे क्योंकि इनका जैव विविधता में बहुत बड़ा योगदान होता है। राज्य सरकार के आदेश पर रायसिंह नगर पालिका ने तेज गर्मी और धूप से लोगों को राहत देने के लिए खास इंतजाम किए हैं। शहर के मुख्य सार्वजनिक स्थानों पर छाया और ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है। नगर पालिका की ओर से जगह जगह टेंट लगाकर छांव दी गई है और ठंडे पानी के कैंपर भी रखवाए गए हैं। इसके अलावा लोगों को लू से बचाने के लिए ORS और ग्लूकोज के पैकेट भी रखे गए हैं। नगर पालिका के सहायक अभियंता श्री देवेंद्र कुमार ने बताया कि राज्य सरकार की एडवाइजरी के अनुसार इन सुविधाओं की व्यवस्था की गई है ताकि आम लोगों को गर्मी में राहत मिल सके। हीट वेव को देखते हुए राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार नगर पालिका रायसिंह नगर के द्वारा विभिन्न स्थलों पर छायादार टेंट लगवाए गए हैं, जहां पर ठंडे पानी की व्यवस्था करवाई गई है। 15 स्थलों पर कैंपरों द्वारा ठंडे पानी लोगों को पीने के लिए रखवाया गया है और सड़कों पर लोगों को गर्मी से राहत प्रदान करने के लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। पक्षियों के लिए परिंदे बांधकर दाना पानी की व्यवस्था की गई है। साथ ही पशुओं को भी पानी पीने के लिए हरा टंकियां लगवाई गई है व हरे चारे का वितरण भी करवाया जा रहा है। विभिन्न स्थलों पर पानी के कैंपरों के साथ ग्लूकोज की व्यवस्था भी की गई है, जिससे किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में उनको हीट वेव से राहत मिल सके। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार बेटियों की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए कई अच्छे कदम उठा रही है। इसी के तहत शाहपुरा के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में 15 दिन का एक खास कैंप चलाया जा रहा है। इस कैंप में लड़कियों को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी जा रही है और गुड टच, बैड टच की जैसी जरूरी जानकारियां भी सिखाई जा रही हैं। कैंप का मकसद है कि लड़कियां आत्मनिर्भर बनें और किसी भी मुश्किल समय में खुद अपनी सुरक्षा कर सकें। इस कैंप का नेतृत्व शारीरिक शिक्षिका श्रीमती बिदाम चौधरी कर रही हैं, जो लड़कियों को आत्मरक्षा की तकनीक सिखा रही हैं। राज्य सरकार के द्वारा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय शाहपुरा में 15 दिवसीय SUPW कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 12th क्लास की बालिकाएं लगभग 57 बालिकाओं में भाग ले रहे हैं। इसमें हम शाहपुरा में 1-2 कॉलोनियों को हमने गोद ले रखा है, जैसे शेड का बास, यहाँ पे सफाई का आयोजन करवाया गया, विद्यालय परिसर की सफाई करवाई गई और बच्चों को गुड टच, बैड टच और आत्मरक्षा के बारे में, इन सब के बारे में जानकारी दी गई कि बच्चों को सेल्फ आत्मरक्षा कैसे कर सकते हैं। अगर कोई बाहर से हमला हो रहा है, कई बच्ची रात को अकेली जा रही है, तो उसके लिए खुद की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, इनके बारे में जानकारी दी जा रही है। गुड टच और बैड टच क्या होता है, आज लगभग 5-6 साल की लड़की के साथ भी गलत काम हो जाता है, तो बच्चों को इसके बारे में बताया जा रहा है कि उनको आत्मनिर्भर कैसे बनाया जा सके और उनको अपनी सेल्फ रक्षा कैसे करा जा सके, इसके बारे में बताया जा रहा है। योगा के बारे में बताया जाता है। प्रे के अंदर सूर्य नमस्कार और अनुलोम विलोम, अष्टांग योग के नियम, योग के 8 अंगों के दूसरा अंग है जिसके नियम व्यक्तित्व, आचरण और नैतिकता से संबंधित है। अष्टांग योग के नियम 5 है, सोच, संतोष, तप, स्वास्थ्य और ईश्वर परिधान है। राज्य सरकार द्वारा हमारे विद्यालय में SUPW कैंप लगाया जा रहा है, जिसके अंदर हमें साफ सफाई के बारे में बताया जा रहा है और हमने कॉलोनियों के अंदर साफ सफाई की है और कुछ श्रम विभाजन के हम हिस्सा बने हैं। हमें यहाँ पे गुड टच, बैड टच के बारे में बताया गया है, सेल्फ डिफेंस के बारे में बताया गया है। हमारी टीचर बिदाम चौधरी ने हमें यह सब सिखाया है कि किस तरह
सामना करना है। लू और तापघात से बचने के लिए जिला प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी लोगों को लू से बचाने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। जिला कलेक्टर श्री गौरव अग्रवाल ने कहा कि गर्मी और लू से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वे सभी स्वास्थ्य केंद्रों में लू और तापघात से बचने के लिए दवाइयां और जरूरी उपकरण समय पर उपलब्ध करवाएं। अभी आने वाले दिनों के अंदर, वर्तमान में भी और आने वाले दिनों के अंदर भी एक काफ़ी सीवियर हीट वेव की कंडीशंस हैं यहाँ जोधपुर में, मारवाड़ एरिया के अंदर। तो इसको देखते हुए जो एडवाइजरी है वो हमने पहले ही जारी कर दी है कि अनावश्यक रूप से दोपहर के टाइम पे घरों के बाहर ना निकलें। एंड यदि बाहर निकलना भी होता है तो अपने आप को पूरी तरह से हाइड्रेटेड रखें, खाली पेट ना निकलें। जो आपके समर्स के जो सीजनल ड्रिंक्स होते हैं, जैसे आपका कैरी पन्ना होता है, छाछ होती है, इस तरह की चीज़ें अपने को डेफिनेटली लेनी चाहिए। बच्चों के स्कूलों की, आंगनबाड़ियों की, इन सब की भी छुट्टियां और इनका टाइम रिडक्शन ऑलरेडी पहले कर दिया गया था। और उसके अलावा भी जितने भी अपने हॉस्पिटल्स हैं, इन सभी हॉस्पिटल्स का निरीक्षण करा लिया गया है। एंड इनके अंदर सभी जगह जो आपके डेडिकेटेड हीट वेव वार्ड्स होते हैं, जहाँ पे प्रॉपर आपकी कूलर या एयर कंडीशन के माध्यम से कूलिंग तथा जो आपका शीतल पेयजल होता है, जो प्रॉपर जो मेडिसिन होती हैं, इन सब की व्यवस्था है। जो अपने दोपहर के टाइम पे जो शहर के अंदर ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं उन्हें सिग्नल फ्री कर दिया गया है। तो इसी प्रकार से जहाँ कहीं पे भी पानी की कमी होती है पशुओं के लिए या आपके सार्वजनिक जो स्थल होते हैं वहाँ पर टैंकरों के माध्यम से भी पानी डलवाया जा रहा है। जो कंटिजेंसी वर्क्स होते हैं, समर कंटिजेंसी वर्क्स होते हैं जलदाय विभाग के, वो लगभग सभी कार्य जो है पूर्ण हो चुके हैं। और बिजली और पानी दोनों की सप्लाई की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि किसी को भी विशेष कोई असुविधा का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के आदेश पर विभागों के अधिकारी जनता की समस्याओं पर ध्यान देकर तुरंत काम कर रहे हैं। ऐसा एक मामला लूणी उपखंड का है। यहाँ उपखंड अधिकारी श्री पुखराज कांसोटिया को कुछ महिलाओं ने पेयजल की समस्या बताई तो उन्होंने तुरंत महिलाओं की बात सुनी और समस्या का समाधान कराकर उन्हें राहत दी। करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला प्राथमिक चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र नांगल खोड़िया गाँव में तैयार हो रहा है। यह नया भवन इस महीने के अंत तक पूरा हो जाएगा। जल्दी यहां मेडिकल सुविधाएं शुरू की जाएंगी। पहली बार यहां मरीजों को भर्ती करने की भी सुविधा मिलेगी। ब्लॉक के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रविकांत यादव ने बताया कि यह भवन लगभग 385 वर्ग मीटर में बना है। इसमें भर्ती वार्ड, डॉक्टर का कमरा, लेबर रूम, लैब, टीकाकरण कक्ष, दवा केंद्र और स्टाफ के रहने की जगह भी होगी। कोटपुतली बहरोड जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में एक समीक्षा बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री जन सुनवाई, सांसद द्वारा भेजी गई शिकायतें, विभिन्न आयोगों से आई शिकायतें और अन्य मुद्दों की गहराई से समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी शिकायतों और मामलों को तय समय सीमा में अच्छी तरह से हल किया जाए और संबंधित लोगों को संतोषजनक जवाब दिया जाए। उन्होंने कहा कि इस तरह की संयुक्त बैठक का मकसद विभागों के बीच तालमेल बढ़ाना है ताकि विकास कार्य और शिकायतों का समाधान जल्दी हो सके। 41 जुलाई 41 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द होगी आप सभी से मुलाकात नई खबरों और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।